हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं दरक्षा बुक के 10th किताब के दरक्षा बुक के चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है बेदी से इंटरव्यू। टाइटल सुनकर ही आप लोगों को लग गया होगा कि ये जो चैप्टर है इंटरव्यू है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू किसे कहते हैं आप लोग जानते ही होंगे। किसी भी मौजूद या किसी भी टॉपिक पर सामने वाले व्यक्ति से बातचीत के दौरान या फिर चंद सवालों के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में, उसकी काबिलियत, उसके हुनर, उसके तरक्की के बारे में जानने की कोशिश करना ही इंटरव्यू कहलाता है। देखते भी आप लोग IBPS, यूपीएससी जैसे एग्जामों में जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो भी इंटरव्यू होता है, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट पास कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, उनको इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट सही तरीके से बात कर पा रहा है कि नहीं, उसका पहनावा कैसा है और उसकी काबिलियत देखी जाती है, हुनर देखा जाता है। स्टूडेंट जो है वो पद के लायक, उस पोस्ट के लायक है कि नहीं जिस पोस्ट पर वो जाना चाह रहा है, जिस पोस्ट के लिए उसने क्वालिफाई हुआ। या फिर कोई इंसान मशहूर होता है, कोई काम करके मशहूर हो जाए तो उससे जाके इंटरव्यू ली जाती है कि आप इतना मशहूर कैसे हो गए, आप अपने पीछे की जर्नी बताइए, आप अपने पीछे की हिस्ट्री बताइए, आप क्या क्या किए कि इतना मशहूर हो गए। 10th क्लास में कोई स्टूडेंट टॉप कर जाता है तो जो स्टूडेंट टॉप करता है उसके पास जाकर रिपोर्टर्स जो है इंटरव्यू लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत के जरिए इंटरव्यू लेते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको टॉप कर लिए, आपको कैसी महसूस है, कैसे आपने तैयार किया, कैसे आपने टाइम टेबल बनाया था। तो इस तरह से आप लोग भी जब टॉप करेंगे तो आप लोगों से इंटरव्यू लेने आएगा कोई ना कोई रिपोर्टर, आप लोग पूरे बिहार में छा जाएंगे, पूरे देश में छा जाएंगे। तो उसी को इंटरव्यू कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है अभी एक इंटरव्यू है। किससे इंटरव्यू लिया गया है? बेदी से इंटरव्यू लिया गया है। बेदी का पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेदी है और ये सबसे बड़े मशहूर अफसाना निगार है। अफसाना निगार मतलब जानते हैं, कहानी लिखने वाला। राजेंद्र सिंह बेदी एक अफसाना निगार है, एक कहानी लिखने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा फेमस और मशहूर हो गया अफसाना निगारी में, क्योंकि ये अपने अफसाना में, अपनी कहानी में जिंदगी की छोटी छोटी हकीकतों को डाल दिया करते थे। ये अपने अफसाने यानी कहानी के कैरेक्टर ने, किरदार को इस तरह से तराशते थे जैसे कि एक पत्थर तराश करके मूर्ति बनाने वाला जो है बनाता है, अपने पत्थर को छेदी से तराश के जैसे मूर्ति बनाता है, उसी तरह बेदी जी अपने कैरेक्टर को तराशते थे। अब यही वजह है कि राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना निगारी में बहुत ज्यादा फेमस हो गए। ये जिंदगी की हकीकत, रियलिटी को अपने अफसाने, अपने कहानी में दिखाया करते थे। यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा मशहूर और मकबूल हो गई। जब ये मशहूर हो तो इन्हीं के पास कुछ लोग गए थे, कुछ लोग नहीं, 2 ही लोग गए थे इंटरव्यू लेने के लिए, जो कि जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू था। तो ये कब लिया गया था इंटरव्यू? डेट है 6 जुलाई 1984 ईस्वी को। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ डिटेल्स, क्योंकि एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछ देता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। फिर मैं इंटरव्यू कैसे लिए हैं, राजेंद्र सिंह बेदी से कौन कौन सा सवाल किया गया, ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। तो इतना तो हम लोग मालूम चल गया, राजेंद्र सिंह बेदी एक मशहूर अफसाना निगार है, फेमस कहानी लिखने वाले हैं, कहानीकार हैं। और इनकी पैदाइश यानी कि इनका जन्म हुआ है 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है, लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है। उनका पहला कहानी यानी पहला अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा, दाना बादाम। किताब का नाम है दाना बादाम। इनका ड्रामा का मजमूआ है जिनका नाम है 7 फेरे। एक इनका नॉवेल भी है, नॉवेल भी लिखे थे जिसका नाम है एक चादर मैली सी। और कई फिल्में भी लिखे हैं। ये जो फिल्में लिखे हैं, कई फिल्में बनाई गई हैं, जैसे कि दस्तक है, गरम कोठ है, देवदास, मिर्जा गालिब, मधुमती, बहुत ढेर सारी फिल्में इनके उससे लेके बनाई। ये ऑल इंडिया रेडियो में भी मुलाजमत कर चुके हैं राजेंद्र सिंह बेदी। ये स्टेशन डायरेक्टर भी 1948 ईस्वी में रह चुके थे। 1948 ईस्वी में स्टेशन डायरेक्टर थे राजेंद्र सिंह बेदी। और लास्ट में इनकी इंतकाल जो हुई 11 नवंबर 1984 ईस्वी को इस हस्ती का इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये हो गए उनके बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग इंटरव्यू को एंजॉय करते हैं, इस चैप्टर को समझ लेते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, इंटरव्यू लेने वाले 2 लोग हैं, एक है इसमत चुगताई, एक है फैयाज रिफात साहब। ये दोनों भी बहुत बड़े कैरेक्टर है। ये दोनों अफसाना निगार है। इसमत चुगताई भी बहुत बड़े अफसाना निगार है और एक अफसाना निगार दूसरे अफसाना निगार का इंटरव्यू ले रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमत चुगताई की कहानियां बहुत मशहूर है। इसमत चुगताई एक औरत है, फीमेल है। ये अफसाना निगार है जो कि दूसरे अफसाने यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू ले रही है। और दूसरे फैयाज रिफात साहब, ये भी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत यानी कि जॉब कर चुके हैं और ये भी स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये दोनों जो है इस चैप्टर में राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू ले रहे हैं। अब क्या क्या इंटरव्यू ले रहे हैं अब मैं आप लोगों को पढ़कर बताता हूं। सबसे पहले देखिए, फैयाज रिफात राजेंद्र सिंह बेदी से बोल रहे हैं कि बेदी साहब
हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से हाजिर हुए और आपका ताल्लुक भी ऑल इंडिया रेडियो से रहा है। 1948 ईस्वी में आप स्टेशन डायरेक्टर भी रहे, लेकिन उससे अलग एक मर्तबा है आपका, बड़ा कद है और उर्दू अफसाना में बहुत बड़ा नाम है आपका। शुरू में जो है फैयाज रिफत साहब पहले पूछ रहे उसमें कि हम लोग भी ऑल इंडिया से आए हैं और आप भी ऑल इंडिया में काम कर चुके हैं और एक स्टेशन डायरेक्टर भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा आपका एक अलग ही नाम है, एक आपका बड़ा कद है, क्योंकि आप एक अफसाना निगार है। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक जमाने से जी चाहता था कि आपसे बैठकर बातें करें, कुछ पूछें आपसे अफसाना के बारे में, कहानी के बारे में, जिंदगी के बारे में। इस्मत आपा आपसे ज्यादा आसानी से बात कर पाएंगी। फैयाज रिफत साहब इस्मत आपा की तरफ मुतवज्जो कर दे रहे हैं। एक जमाने से वो कहते थे कि मैं आपसे अफसाने के बारे में, कहानी के बारे में बातें करूं, ये मेरा शौक था। अब जो इस्मत आपा, इस्मत चुगताई को फैयाज साहब इस्मत आपा बोल रहे हैं। इस्मत आपा जो है आपसे ज्यादा आसानी से सवाल करेंगे और आपसे बातें करेंगे, क्योंकि वो अफसाना निगार है और अफसाना निगार जो है दूसरा अफसाना निगार का इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से लेगा। तो ये बात सुनकर राजेंद्र सिंह बेदी बोल रहे हैं, ठीक है इस्मत आपा शुरू करेंगी और मैं जवाब दूंगा। मतलब राजेंद्र सिंह जवाब देने के लिए तैयार हो गए। वो कह रहे हैं शुरू कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो अब इस्मत चुगताई क्या बोल रही है। एक दफा एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि राजेंद्र सिंह बेदी की जुबान के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा बहुत कम और छोटे छोटे जुमलों में बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ पर इस्मत चुगताई बोल रही है राजेंद्र सिंह बेदी से। एक दफा की बात, यानी एक बात है कि मेरे पास एक साहब आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो मैंने कहा कि राजेंद्र सिंह बेदी बहुत कम और छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे जुमलों का यूज करते हैं, लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं। यहाँ पर इस्मत चुगताई जो है राजेंद्र सिंह बेदी की तारीफ किए हैं। अब यह बात सुनकर राजेंद्र सिंह बेदी क्या बोल रहे हैं कि ये आपकी नवाजिश है, शुरू में खामी थी, उसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया है। यहाँ पे राजेंद्र सिंह बेदी इस्मत चुगताई से बोल रहे हैं कि हाँ, ये आप मेरी तरफदारी की, मेरी तारीफ की, ये आपकी नवाजिश है, आपकी तरफदारी है, लेकिन शुरू में मैं भी गलतियां किया करता था। शुरू में मेरे में खामी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया, ठीक कर लिया। अब देखिए आगे इस्मत चुगताई बोल रही है, मैं समझती हूँ वो कोई खामी नहीं थी। इस्मत आपा जो बोल रही है कि मैं समझती हूँ वो गलती नहीं थी जो आप शुरू में गलती किया करते थे। अब देखिए बेदी साहब बोल रहे हैं कि इन दिनों मेरी उर्दू काफी अच्छी है और मैं समझता हूं इसमें कोई भी खामी नहीं निकाल सकता। यहाँ पर बेदी साहब बोल रहे हैं कि इन दोनों मेरी उर्दू काफी स्ट्रांग हो गई है और मुझे लगता है कि इन दिनों मेरी उर्दू में कोई भी गलती नहीं निकाल सकता है। अब फैयाज रिफत साहब बोल रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी से, अच्छा बेदी साहब मैं समझता हूँ लाहौर में जब आप पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उस जमाने में आपने पहला अफसाना लिखा, तो अफसाना लिखने की तहरीक आपको कैसे मिली और वो अफसाने कौन सा था और वो कहाँ शाया हुआ। यहाँ पर फैयाज रिफत साहब जो है उनसे बोला कि जब आप पोस्ट ऑफिस में काम करते थे उस वक्त पहला अफसाना लिखा, तो उसका नाम पूछ रहे हैं और उसको लिखने की मोटिवेशन कहाँ से। तो राजेंद्र सिंह बेदी इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि वो अफसाना का नाम था महारानी का तोहफा, जो कि जाय हो गया मतलब, और उसको लिखने का मोटिवेशन मुझे टैगोर से मिला था और उस साल का सबसे बेहतरीन अफसाना और सबसे बेहतरीन कहानी थी। अगला सवाल फैयाज रिफत साहब बेदी साहब से बोलते हैं कि मैं समझता हूँ बेदी साहब अफसाने में जो जुबान होती है वो आरायशी जुबान नहीं होनी चाहिए, वरना उस कैरेक्टर की जुबान होनी चाहिए जो बोल रहा है। यहाँ फैयाज रिफत साहब जो है राजेंद्र बेदी से बोल रहे हैं कि मैं समझता हूँ बेदी साहब अफसाने में जो जुबान यूज की जाती है, जो लैंग्वेज यूज की जाती है, वो जुबान आरायशी यानी कि सजावटी नहीं होनी चाहिए, टफ नहीं होनी चाहिए, वो तो उस कैरेक्टर की जुबान होनी चाहिए जो सबसे में कैरेक्टर है, किरदार है। जैसे कि मान लीजिए कोई मोची है, चप्पल सिलने वाला, उसे जाकर उसका नाम पूछा जाएगा, जरा अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है, तो अपने जुबान में, अपनी भाषा में, अपने शैली में जवाब देगा, हमारा नाम ही है या मेरा नाम ही है फलाना नाम। उसे नहीं अब उसको मतलब बहुत अच्छे से अरबी में या फिर नहीं अस्सलाम वालेकुम मेरा क्या बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। तो एक कहानी में मतलब जो कैरेक्टर होता है वो किरदार, उसका भाषा भी उसी टाइप का होना चाहिए, सजावटी नहीं होना चाहिए, वो उस किरदार का ही जबान होना चाहिए जो किरदार वो नॉर्मली बोलता है दुनिया में। तो उस कैरेक्टर रोल प्ले जो कर रहे हैं उसके लिए आसान हो जाएगा। तो अब राजेंद्र सिंह बेदी ये बात सुनकर क्या बोलते हैं, किसी के अफसाने पर राय देनी हो तो आजकल कहा जाता है अफसाना बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है, मगर जुबान सुनते सुनते मैं तो आजिज आ गया हूँ, फिर मैं तो अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जो मेरे ज़हन में आता है। यहाँ पर बेदी साहब बोल रहे हैं कि अगर किसी का अफसाने, कोई अफसाने कहानी लिख रहा है तो उस पर राय दे रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ अफसाना बहुत अच्छा है, ग्रेट है, दी बेस्ट है। और इस जुबान की बात करूँ भाषा की, तो भाषा सुनते सुनते मैं आजिज आ गया हूँ, इसीलिए मैं अपने अफसाने में वही लफ्ज यूज करता हूँ, वही वर्ड यूज करता हूँ जो मेरे जहन में आते हैं, जो मेरे माइंड में आते हैं। ये कौन बोल रहा है, बेदी साहब बोल रहे हैं। अब फैयाज रिफत साहब कह रहे हैं कि अच्छा बेदी साहब आपके अफसानों में जो मैंने महसूस किया पिछले चंद वर्षों में, आपने महसूस में हिंदू मिथोलॉजी निभाया है। मतलब मैं फैयाज रिफत साहब चंद सालों से कह रहे हैं कि महसूस करो, चंद सालों से मैं देखता भी आप अपने अफसाने में, अपनी कहानी में हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू किरदार को रखते हैं, तो ऐसा क्यों, क्या वजह है। तो अब यहाँ पर बेदी साहब बताते हैं कि देखिए
जितने भी हिंदुस्तान में अफसाना निगार हैं या जितने भी अफसाना निगार जो अफसाना लिखा करते हैं वो हमेशा अपनी कहानी में, अपने अफसाने में मुसलमान कैरेक्टर को रखते हैं, मुसलमान किरदार को रखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अलग करूं। हिंदुस्तान में तो इतने हिंदू हैं, तो उनको अगर नाम लिया जाए तो क्या हर्ज है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर जो है अपने अफसाने, अपने कहानी में हिंदू कैरेक्टर को रखता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मुसलमान किरदार को नहीं रखता हूँ जी, मैं मुसलमान किरदार को भी रखता हूँ। अब आगे जो है इस बार चुगताई राजेंद्र सिंह बेदी से कहती है, अच्छा तुमने आपने एक कहानी जो है बहुत बेदी लिखी थी, जिसमें एक लड़की थी जो कहीं पे जा रही थी, उसके पीछे पीछे एक बूढ़ा आदमी जो उसका पीछा कर रहा था, और लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो गुस्से में थी कि ये कौन बूढ़ा आदमी मेरे पीछे पड़ गया। लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी बेटी के लिए पैगाम लेकर आया था। ठीक है, ये बात सुनकर राजेंद्र सिंह बेदी कहने लगे, बेटी कहाँ? हाँ, वो बेटी का पैगाम लेकर आता है, लेकिन लड़की समझती नहीं है और उसकी हर बात का जवाब जली कटी हुई देती है। फिर एक दिन उस लड़की का रिश्ता हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। जब शादी करके वो ससुराल चल जाती है तो वहां पर कोई कहता है कि बेटा तुम बहुत खूबसूरत थी, तंदुरुस्त थी ना, जीती रहो। फिर वो मुंह उठाकर देखती है लड़की, तो वो तो ही बुढ़ा है जो उस दिन वो रास्ते में मिला था, जो उसका पीछा कर रहा था। ठीक है, तो ये कहानी को पूरा कर दिया राजेंद्र सिंह बेदी। तो फैयाज रिफत साहब फिर अगला सवाल कर रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी से कि बेदी साहब आप फिल्मों के साथ वाबस्ता रहे हैं और उसमें आपका अपना तजर्बा भी काफी है। दस्तक, गर्मकोट, देवदास, मिर्जा गालिब और मधुमती वगैरह बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई हैं। तो ये बात सुनकर बेदी बोल रहे हैं कि बजाय फिल्मी दुनिया अदबी दुनिया नहीं होती, तजारती दुनिया होती है। मुझे इस दुनिया का काफी तल्ख तजर्बा है और अब मजीद इस तजारती दुनिया का तजर्बा नहीं चाहता। वो बोल रहे हैं कि जो फिल्मी दुनिया है तजारती दुनिया यानी कि बिजनेस की दुनिया होती है और मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, अब मैं उससे पक चुका हूँ। आगे इसमें चित्तवाई बोल रहे हैं कि हम लोग बंबई में रहते हैं, बंबई में लोग फिल्मों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो बेदी साहब बोल रहे हैं कि आपका कहना दुरुस्त है, बंबई का बाजार ही फिल्मी है, लोगों की अक्सरियत का मजाज ही फिल्मी है। मतलब बंबई में जितने भी लोग होते हैं वो फिल्म देखना पसंद, उनको दिलचस्पी होती है फिल्म देखने में। मेरी कहानियों में फिल्में भी बनी है। बेदी साहब बोल रहे हैं कि मेरी भी कहानी में फिल्में बनी है, लेकिन फिल्म बीनी का शौकीन है, यानी कि मैं फिल्म देखने का शौकीन नहीं हूं। अब तो ना महबूब जैसा डायरेक्टर है और ना याकूब जैसा कैरेक्टर। पहले कहानी पर फिल्म बनती थी, अब तो कैरेक्टर और अदाकारों के मुताबिक कहानी बनाने वालों मुंबई के बाजारों में भी घूमने लगे। आगे फैयाज रिफत साहब राजेंद्र सिंह बेदी से बोल रहे कि बेदी साहब आपके ड्रामों का भी एक मजमुआ मौजूद है जिसका नाम है सात खेल। इधर हमारे यहाँ उर्दू में ड्रामा ही नहीं है। आगे क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो है जब ड्रामा हैसियत से ज्यादा मजबूत और इस्तावार नहीं। यहाँ पर फैयाज रिफत साहब बोल रहे हैं कि आपका राजेंद्र सिंह बेदी से बोल रहे हैं कि आपका एक ड्रामा भी साथ खेल। हमारे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जो है क्यों मतलब ड्रामा इतना मकबूल नहीं, फेमस नहीं हो पाता है। तो देखिए बेदी साहब बताए हैं उसका वजह है ड्रामा की लेंथ। ड्रामा जो हम लोग लिखते हैं वो तो बहुत छोटा ही लिख देते हैं, 2, 4, 5 मिनट का, नहीं तो बहुत लंबा ही 2.5-3 घंटा का लिख देते हैं, जबकि उतना लंबा नहीं होना चाहिए। तो इसमें चुगताई बोल रही हैं, यानी वह ड्रामा स्टेज नहीं किए जा सकते, यानी कि उस ड्रामा को स्टेज पे नहीं दिखाया जा सकता है। बेदी साहब बोल रहे हैं जी हाँ, ड्रामे बहुत उम्दा है लेकिन स्टेज नहीं किए जा सकते। बेदी साहब बोल रहे हैं कि हाँ ड्रामा बहुत ही खूबसूरत है लेकिन उसको स्टेज पर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि 2.5-3 घंटा का ड्रामा कौन स्टेज पर दिखाने जाएगा। अब बेदी साहब बोल रहे हैं, इसमेत चुगताई बोल रही हैं, आप सॉरी, कि हमारे यहाँ जिलानी बानो का नाम ईवान गजल बहुत अच्छा है। कौन बोल? इसमेत चुगताई बोल रही है। जो बेदी साहब बोले पाकिस्तानी मुसन्निफों ने नावल की तरफ ज्यादा तवज्जो दी है और मैंने भी एक छोटा सा नावल लिखा है जिसका नाम है एक चादर मैली सी, और वो लिखकर मैं बैठ गया। यहाँ पर बेदी साहब बोल रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तानी मुसन्निफ है, पाकिस्तानी लिखने वाले हैं, वो ज्यादा तवज्जो देते हैं नावल पर, नावल लिखने पर। यही वजह है कि वहां का नावल बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन मैं भी एक छोटा सा नावल लिखा हूँ जिसका नाम है एक चादर मैली से, उसको लिखकर मैं बैठ गया। और फिर अगला सवाल फैयाज साहब बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी से कि बेदी साहब हमें आपकी अदालत का एहसास है, लेकिन आप लाहौर की कुछ यादें दोहरा दे तो हमारे सामने आपकी पूरी जिंदगी आ जाएगी। यहाँ फैयाज रिफत साहब राजेंद्र सिंह बेदी की जिंदगी के बारे में पूछ रहे हैं कि आप अपनी पुरानी यादों को दोहरा दे, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताएं। तो बेदी साहब देखिए अब बताना शुरू कर रहे हैं अपनी जिंदगी के बारे में कि भाई सबसे पहले तो मेरा दोस्त था उपेंद्र नाथ, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया और वो ज्यादातर मेरे पास ही पढ़ा रहता था, और मैं जो हूँ वो सबसे ज्यादा कृष्णचंद की लिखी हुई कहानी को पढ़ा करता था। और यही वजह है कि कृष्णचंद की लिखी हुई कहानी को पढ़ पढ़ के मैं कृष्णचंद से मोटिवेट हो गया। और नतीजा ये हुआ कि रास्ते में कोई भी आदमी जाता था मैं उसे पूछने लगता था कि आप कृष्णचंद हैं, क्या आप कृष्णचंद हैं। और हिया ये कि एक दिन जो है बोल रहे हैं बेदी साहब कि मैं पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी गया। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जाने के बाद हमें मालूम चला यहाँ पर एक कैरियर रिसाला शाया हुआ है, प्रकाशित हुआ है, और उस रिसाला के जो एडिटर कृष्णचंद ही है। जब मैं वहां पर गया वो बता रहे थे कि वहां पे एक आदमी दिखाई दे कि आप कृष्णचंद हैं, जबकि कृष्ण जी चंद ही थे। और फिर वो जो आदमी है उनसे पूछा कि आप बेदी हैं, मतलब कृष्णचंद भी बेदी से मिलना चाहते थे, पहले से बेदी को जानते थे। बेदी जाके जब पूछे कि आप कृष्णचंद है, कृष्णचंद खुद पूछे कि आप बेदी हैं। और फिर हुआ क्या,
एक दूसरे के दोनों गले मिल गए, मतलब लास्ट फिल्मी अंदाज में दोनों की मुलाकात दिखाई गई है। राजेंद्र सिंह बेदी खुद कृष्णचंद को ढूंढ रहे थे जगह जगह पर। जब उनको मालूम चला कि कैरियर इशारा पर जारी हुआ है तो वहां तो एडिटर कृष्णचंद ही है। जब वहां पर गए तो जाकर पूछा कि आप कृष्णचंद ही है, तो कृष्णचंद खुद थे और खुद पूछे थे कि आप बेदी हैं, मतलब वो भी पहले से बेदी से मिलना चाहते थे। और हुआ ये कि दोनों की मुलाकात हो गई, वहीं पर एक दूसरे के गले मिल गए। और लास्ट में जो है फैयाज रिफा साहब बोल रहे हैं कि अच्छा बेदी साहब, आपकी सआदत हासिल हुई, आज गुफ्तगू यहीं पर खत्म करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब फैयाज रिफा साहब बोल रहे हैं कि चलिए अब यहीं पे हम लोग अपना इंटरव्यू खत्म करते हैं, आपसे जो कुछ भी हम लोग से पूछना था, जो भी इंटरव्यू लेना था हम लोग ले चुके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे सवालों का हमें जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर आपका चैप्टर और ये इंटरव्यू दोनों खत्म होते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसको बार बार देखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा, बार बार बोलता हूँ। थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जो इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन भी इसमें है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। बेल में घंटी भी दबा दीजिएगा, ऑल वाला भी दबा दीजिएगा, ठीक है। बाय।